दोस्तों, आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी जैस्मिन की जुबानी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो प्रेमचंद जी की कहानी है, जिसका शीर्षक है अनाथ। सेठ लाला पुरुषोत्तम दास शहर के बहुत बड़े व्यापारी थे और उन्होंने शहर में बहुत से स्कूल और बहुत सी और भी चीज़ें बनवाई थी, जिनसे लोग बहुत खुश थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। एक बार की बात है, वो अपने बनवाए हुए एक स्कूल सरस्वती पाठशाला में गए और वहाँ जाके कुछ मेधावी बच्चों के द्वारा टीचर्स ने उनके हाथों गिफ्ट बच्चों को भेंट करवाए। वो मुख्य गेस्ट के रूप में आज स्कूल में थे। इस तरह सारा कार्यक्रम चलता रहा धीरे धीरे, और जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो सेठ जी स्कूल वालों से विदा लेकर जैसे ही स्कूल के बाहर निकलने लगे, तभी एक छोटी सी बच्ची जो कि बहुत खूबसूरत और मासूम सी दिखती थी, आकर सेठ जी के पैरों से लिपट गई। बोली, अंकल आप बहुत अच्छे हैं, आप हमें छोड़ के ना जाइए, हमारे साथ रहिए अंकल, हमें आपके साथ बहुत अच्छा लगता है, आप कितने अच्छे हो। सेठ जी रुककर उस बच्ची की तरफ देखते रहे और उसको उठा के अपनी गोद में ले लिया और उससे पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है। बच्ची बोली, मेरा नाम रुक्मणी है। सेठ जी ने पूछा, आप कहाँ रहती हो। उसने अपने घर का पता बताया। सेठ जी ने आगे पूछा, आपके घर में कौन कौन है। तो बेटी ने बताया कि मेरी माँ सिलाई करके मेरा और अपना पेट पालती हैं और मेरे पिताजी 1 वर्ष पहले स्वर्ग सिधार गए, बहुत बीमार थे वो। इस तरह उस बच्ची की कंडीशन देखकर उनका हृदय पिघल गया, क्योंकि बच्ची देखने से बहुत गरीब लेकिन खूबसूरत थी। पता नहीं उनके दिल में क्या आया कि उसी समय बच्चों की छुट्टी हो गई, सब बच्चे अपने अपने घरों को भागे। उन्होंने वार्डन से बता दिया कि मैं इस बच्ची को अपने साथ ले जा रहा हूँ और उधर ही से इसके घर इसको छोड़ दूंगा। इस तरह सेठ जी उस बच्ची को लेकर अपनी कार से उसके घर की तरफ रवाना हुए। बीच में बाजार पड़ा तो सेठ जी ने बाजार में अपनी कार रोककर उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, जूते और उसके इस्तेमाल का सामान दिलवाया। फिर आगे बढ़े कार से तो खिलौनों की दुकानें दिखी, वहाँ से सेठ जी ने उस बच्ची को बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिलवाए। और थोड़ा और आगे बढ़े तो आगे रेस्टोरेंट और खाने पीने की, बेकरी की बहुत सी दुकानें थीं। बच्ची को खाने पीने का बहुत सा सामान दिलवाया। इस तरह कार में काफ़ी सामान बच्ची के लिए इकट्ठा हो गया। बच्ची बहुत खुश थी, कभी उनकी तरफ देखती, कभी गाड़ी की तरफ, कभी अपनी सीट पे उछलने लगती और कभी अपने गाड़ी में सीट के पीछे पड़े सामान को देखती। उसका दिल खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था। जिंदगी में आज जैसी खुशी कभी ना मिली थी उसको। सेठ जी में अपने पापा का अक्स दिखाई पड़ रहा था और बहुत प्यार से बार बार
उनके गले में अपनी बाहें डाल देती। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ। और उनको बहुत प्यार से निहारती। इस तरह धीरे धीरे करके रुक्मणी का घर आ गया। घर आने के बाद रुक्मणी ने देखा कि दरवाज़ा बंद है, तो वो समझ गई कि माँ जो है किसी के कपड़े सिलाई के देने गई हैं। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोल के वो लोग अंदर घुसने को थे, वैसे ही रुक्मणी की माँ आ गई और रुक्मणी से बोली कि मैं तेरे स्कूल गई थी अभी काफ़ी देर पहले, तो तू मुझे वहाँ ना मिली, तू कहाँ चली गई थी। ये सब बातें बिना सेठ जी की तरफ देखे उसने रुक्मणी से करी, क्योंकि रुक्मणी आगे थी, सेठ जी पीछे अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। रुक्मणी ने सेठ जी की तरफ इशारा किया कि माँ देखिए आज कौन आया है घर। रुक्मणी की माँ सेठ जी को और उनकी कार को देख के हतप्रत रह गई, क्योंकि सेठ जी के चर्चे उसकी माँ ने भी बहुत सुने थे कि वो कितने दयालु और बहुत उच्च संस्कारों के व्यक्ति हैं। लेकिन आज साक्षात उनको वहाँ खड़े देखे तो थर थर काँपने लगी, क्योंकि उसका घर इस काबिल नहीं था कि उन्हें अंदर बुलाती। वो बिना कुछ कहे दौड़ के अंदर गई और फटे पुराने गंदे कपड़ों को एक तरफ गट्ठड़ बना के जल्दी से खाट के नीचे छिपा दिया और फटी पुरानी चादर को ठीक करके सेठ जी से कहा प्रणाम करके कि आइए साहब। सेठ जी अंदर गए और बच्ची का सारा सामान धीरे धीरे कार से उतार के रुक्मणी के घर में रख दिया। माँ की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। इतना कीमती और अच्छा सामान उसने भी अपनी ज़िंदगी में देखा न था। आज उसकी बच्ची के लिए इतना सारा सामान, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक। वो समझ ना पाई ये सब क्या है, लेकिन सेठ जी की तारीफ वो पहले सुन चुकी थी, इसलिए कुछ ना बोली और अपनी आंखों में आंसू भर के खड़ी रही कि मैं इनकी आवभगत कैसे करूं, घर में कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर तक रुक्मणी कभी सेठ जी से बातें करती, कभी खिलौनों से खेलती, कभी कुछ निकाल के खाने लगती। इस तरह से वो अपनी में मगन थी और रुक्मणी की माँ शर्म से गड़ी जा रही थी कि मैं क्या करूं, सेठ जी की कैसे तीमारदारी करूं। वो मेरे घर से ऐसे ही आके चले जाएंगे, कितनी बुरी बात है, लेकिन मैं बेबस हूं, करूं तो करूं क्या। यही सब सोच रही थी कि सेठ जी उठ खड़े हुए और रुक्मणी की माँ से बोले इस बच्ची को अब के बाद कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आज से ये मेरी भी बेटी है और मैं समय समय पर बहुत जल्दी आकर इसका हालचाल लिया करूँगा। इसको जिस भी चीज़ की कमी हो आप मेरे बंगले पर आकर बताएं और इस बच्ची को कोई असुविधा ना होने दें। इसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर इसकी हर खर्च को मैं उठाऊंगा आज के बाद। और ऐसा कहते हुए उन्होंने एक भरा हुआ रुपयों से पर्स निकाला जेब से और रुक्मणी की सिलाई की मशीन पर रख दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो ना लेगी। इसलिए उन्होंने कहा इसमें जब तक मैं दोबारा आता हूँ इस बच्ची का खर्चा है, जो कुछ भी ज़रूरत हो इसमें से निकाल के खर्च कर लीजिएगा, लेकिन बच्ची को बहुत आराम से रखिएगा। अब ये बच्ची मेरी भी बच्ची है, इसकी हर चिंता फिक्र मेरी भी है। इस तरह से वो कह के बाहर निकल गए और रुक्मणी और उसकी माँ अपने घर के बाहर आके चौखट पे खड़ी हो गई। दोनों उन्हें जाता हुआ देखने लगी। इतनी कीमती गाड़ी और इतने बड़े शख्स
आज उनके घर में आए थे, उनको यकीन ना हो रहा था और उनका सीना गर्व से फूल गया था। पड़ोसी भी निकल आए थे। सब ये दृश्य देखकर भावुक हो रहे थे कि कितने अच्छे सेठ जी हैं। इस तरह से दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ। उन लोग की अच्छी जिंदगी कटने लगी, रहन सहन में भी बदलाव होने लगा और सब उनकी इज्जत भी करने लगे सेठ जी की वजह से। और सेठ जी अपने वायदे के अनुसार बराबर समय समय पर आकर उसकी देखभाल करते, मिलते जुलते और रुपये पैसे से मदद करते। इस तरह से उन दोनों माँ बेटी का बहुत ख्याल रखते और सेठ जी की ज़िंदगी इसी में कटने लगी। रुक्मणी की चिंता, उसके घर की चिंता, उसके पढ़ाई की चिंता, उसकी माँ की चिंता, इस तरह से उनके दिन गुजरते जा रहे थे। उनको भलाई करने में बहुत अच्छा लग रहा था और स्कूल में भी प्रिंसिपल से, टीचर्स से, सबसे कह दिया था कि रुक्मणी को कोई कष्ट ना हो, उससे संबंधित कोई भी फीस खर्चा हो तो मेरे घर भेज दें, लेकिन उन लोग को परेशान ना करें। और मैंने उसे गोद ले लिया, वो मेरी बच्ची है। इस तरह से बार बार आते जाते रहे और ये वादा करते रहे मैं फिर लौट के आऊँगा, अभी काम है, मैं जा रहा हूँ। और सेठ जी आते जाते रहे। इस तरह से उनका जीवन दोनों का बहुत अच्छी तरह कट रहा था। सेठ जी का एक बेटा, जो इकलौता बेटा था, वो अमेरिका में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग करके वापस आ रहा था। उस खुशी में सेठ जी ने एक तारीख मुकर्रर की और पूरे शहर में बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोगों को और स्कूलों में जो उन्होंने बनवाए थे उनमें और सब संभ्रांत लोगों में उन्होंने न्योता दिया कि मेरा बेटा शहर आ रहा है, शहर इंजीनियरिंग करके और अपनी पढ़ाई ख़त्म करके अब वो यहीं रहेगा। अमेरिका जैसी जगह से बेटे का आना बहुत खुशी की बात थी और काबिल बन के आ रहा था तो दुगनी खुशी थी। और इस तरह ये न्योता रुक्मणी के घर भी गया, उसकी माँ को और रुक्मणी को भी स्पेशल तरीके से कि दोनों को आना है। सेठ जी और रुक्मणी और उनकी माँ को मिलते हुए बहुत साल बीत चुके थे। अब बेटा भी वापस आ रहा था। इधर रुक्मणी ने भी युवावस्था में पांव रख दिए थे। अब वो बच्ची नहीं रही थी, बहुत खूबसूरत युवती, मासूम सी शक्ल, खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा और लाश सी भरे आंखें, सब कुछ गुण उसके अंदर वही थे जो एक अच्छी युवती में होना चाहिए। सेठ जी की परवरिश में जब वो पल रही थी तो उसके सौंदर्य में और भी चार चांद लग गए। इस तरह रुक्मणी बहुत खूबसूरत युवती नजर आने लगी थी। नियत समय पर उसको स्टेशन से रिसीव करके बंगले पे लाया गया और जिस दिन समारोह का होना मुकर्रर था उस दिन सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए। रुक्मणी और उसकी माँ भी समारोह में आईं। बहुत धूमधाम से समारोह हुआ, नाच गाना हुआ और खाना पीना हुआ, कार्यक्रम हुए। बहुत से लोगों ने उनके बेटे नरोत्तम दास का बहुत अच्छी तरह हृदय से स्वागत किया और नरोत्तम दास ने भी हाथ जोड़ के सबका शुक्रिया अदा किया और पैर छुए। इस तरह धूमधाम से जो कार्यक्रम चल रहा था रात में, उसका समापन हुआ। सेठ जी की जो वाइफ थी सेठानी जी, जब रुक्मणी और उनकी माँ जाने लगी तो सेठानी जी ने रुक्मणी को रोक लिया कि अब तुम 1 हफ्ते के बाद जाना, अभी मैं तुम्हें जाने ना दूंगी।
क्योंकि तुमसे मेरी बात भी नहीं हो पाई है और समारोह में मैं काम में लगी रही और तुम भी दूर दूर रही, इसलिए अब तुम 1 हफ्ते यहाँ रुको। सच बात तो ये थी कि सेठानी जी भी उसको हृदय से अपनी बेटी की तरह चाहती थी और सेठ जी के हाथ कुछ ना कुछ उसको भिजवाती रहती, जो कि ना रुक्मणी को पता था, ना रुक्मणी की माँ को पता था कि ये सेठानी जी भेजती हैं। लेकिन सेठानी जी उसको बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी और दिल से अपनी बेटी मानती थी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ। रुक्मणी रुक गई 1 हफ्ते तक। इसके बाद जब रुक्मणी जाने लगी अपने घर 1 हफ्ते के बाद, तो रुक्मणी की माँ बोली नरोत्तम दास से कि बेटा जाओ, रुक्मणी का घर दूर है, तुम इसको छोड़ आओ जाके। नरोत्तम दास रुक्मणी को लेके निकले। उनको तो बहाना चाहिए था, क्योंकि रुक्मणी उनके हृदय में समा गई थी। उसकी खूबसूरती पर वो निहाल थे, पर मुंह से कुछ न बोले और उसके साथ थोड़े पल बिताने का मौका मिल गया। रुक्मणी को कार से लेकर उनके घर गए। रास्ते में वो भी चुप रही और नरोत्तम दास भी कुछ ना बोल पाए, जैसे उनकी जुबान को ताला लग गया हो। बस कनखियों से कभी कभी चुपके से निहार लेते, लेकिन रुक्मणी से कुछ ना कह पाए। घर आया और रुक्मणी को भरे दिल से वहीं उसके घर छोड़ के घर वापस आ गए। थोड़े दिनों के बाद ये सिलसिला चलता रहा। सेठ जी आते रहे और रुक्मणी की भी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। अब उसकी माँ को रुक्मणी के विवाह की चिंता हुई। उसने आसपास में जिक्र करना शुरू किया कि कोई लड़का हो तो बताओ। अपने रिश्तेदारों से जिक्र किया कि रुक्मणी बड़ी हो गई है, पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है, कोई आपकी नज़र में अच्छा लड़का हो तो बताइए। इस तरह से उसने चर्चाएं करना शुरू कर दी थी। रुक्मणी सब सुनती रहती और उसने अपने आप को माँ के और सेठ जी के और सेठानी के हवाले कर दिया था। अपने विषय में कभी कुछ ना सोचती। एक बार की बात है कि दोनों माँ बेटी घर का काम कर रही थी। अचानक उन्होंने देखा कि पलंग पे एक मुड़ा हुआ कागज रखा है। जब उसे उठाया तो देखा वो एक पत्र था। रुक्मणी ने माँ को सुनाया पढ़ के। वो एक पत्र जो कि लिखा था, उसमें यह हवाला था कि आपसे मेरी सिफारिश है कि अगर आप बुरा न माने तो आप अपनी बेटी रुक्मणी का विवाह मेरे बेटे से कर दें, और मैं वादा करता हूँ आपकी बेटी को ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना होगी, कोई कष्ट ना होगा और दुख की छाया भी मैं उस पर ना पड़ने दूंगा। हमेशा हम लोग उसको पलकों पे बैठा के रखेंगे। ये पत्र पढ़ के जब उन्होंने नीचे नज़र डाली तो उसमें सेठ जी के सिग्नेचर थे। उन लोग के हाथ कांपने लगे, दोनों माँ बेटी के, कि ये कैसे संभव है। बेटी की बात तो ठीक थी, पर वो ज़िंदगी भर के लिए उनकी बहू बनने जा रही थी और रिश्ता इतना मजबूत होने जा रहा था। ये वो सोच के पुलकित भी हो उठी, लेकिन अपनी औकात देख के और अपनी बेबसी गरीबी देख के अपने को किसी काबिल ना समझा कि हम सेठ जी से रिश्ता रख सकते हैं। यही कश्मकश में वो 2-3 दिन घर में रहीं। आखिर सेठ जी और सेठानी खुद कार में बैठ के उनके पास आए जवाब लेने के लिए कि आपकी क्या मर्जी है। दोनों पलंग पे बैठ गए आके और सेठ जी ने प्रश्नवाचक नज़रों से रुक्मणी की माँ की तरफ देखा। रुक्मणी तो शर्म से गड़ी जा रही थी, माँ के पीछे छिप गई, कुछ न बोली। ये सब अभिनय से
सेठानी को समझ में आ गया लड़की का शर्माना। वो उसका मूक जवाब था और रुक्मणी सर झुका के बैठी थी, किसी सवाल का जवाब ना दे रही थी। बस आंसू थे कि बह रहे थे, आंचल को भिगो रहे थे। सेठानी ने आगे बढ़ के उनका चेहरा ऊपर उठाया और रुक्मणी की माँ से बोली कि बहन, रिश्तों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तुम भी आज से। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ। मेरी रिश्ते में समधन हो और हम सब एक हैं। अपने दिल में कोई ख्याल ना करो। देखो, अगर तुम पिछले सालों पे नज़र दौड़ाओ तो हमने रुक्मणी को कभी एहसान के तरीके से नहीं पाला, ना कोई आपके ऊपर कोई ऐसा जताया कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। हमने अपनी सगी बच्ची की तरह इसकी देखभाल करी, इसको पाला पोसा और इसकी हर महीन से महीन बात पे हम नज़र रखते थे कि इसको कोई परेशानी ना हो। हमारे दिल में ये ख्याल भी ना था कि हम ऐसा सोचेंगे, पर रुक्मणी के लिए उसके भविष्य की चिंता करना हमें भी लाज़मी था। हमें अपने लड़के पे पूरा भरोसा है और हमारे ऐसा करने से ये रिश्ते प्रगाढ़ ही होंगे और हमेशा के लिए कायम हो जाएंगे। आप हमें गलत मत समझिए, हमने किसी ऐसी नीयत से कभी कोई आप लोग के घर में ऐसा नहीं रिश्ता रखा कि हम आगे चल के ऐसा करेंगे। ये अकस्मात हुआ क्योंकि रुक्मणी के भविष्य को नरोत्तम दास से ज़्यादा कोई नहीं संभाल सकता था। हम अपने लड़के को भी जानते हैं, रुक्मणी को भी। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। यही भगवान की मर्जी है, यही हमारी भी। आप अपना हमको फैसला बता दें, रोए नहीं। रुक्मणी की माँ गर्दन झुका के सिर्फ इतना ही कह पाई धीरे से कि जैसे आपकी मर्जी। बस सेठ सेठानी ने तुरंत शगुन के तौर पे अपने गले से चेन उतार के सेठानी ने तुरंत रुक्मणी को सोने की चेन पहना दी और फिर विवाह की तैयारियां करने के लिए कह के कार से वापस लौट गए। इस तरह नियत समय पर पुरुषोत्तम दास के बेटे का, नरोत्तम दास का और रुक्मणी का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सारे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। सेठ जी ने पानी की तरह पैसा बहा दिया। ऐसी शादी कभी शहर में देखी ना गई थी। जो भी उन्होंने किया, अमीर से अमीर आदमी देखता ही रह गया। लेकिन सेठ जी तो दिखावा नहीं कर रहे थे, वो अपने दिल के अरमान निकाल रहे थे। वो दोनों बच्चे उनके अपने थे। एक गोद ली हुई लड़की थी और एक उनका अपना बेटा। लेकिन आज वो अपने रिश्ते को पक्का करके इतने खुश थे कि वो अपना बयान शब्दों में नहीं कर सकते थे। इस तरह से रुक्मणी की माँ भी बहुत खुश हुई इस रिश्ते को देख के। उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि उसका नसीब रुक्मणी का उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। लेकिन जो ईश्वर की मर्जी होती है वो ईश्वर ही जानता है। ईश्वर के इंतज़ाम हमारे लिए क्या होते हैं ये हम नहीं जानते, सिर्फ वो जानता है। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है साथियों। इससे हमें कितना अच्छा मैसेज मिलता है कि अगर हम किसी भी रिश्ते को अपने आप कायम करते हैं, खुद बनाते हैं, जो रिश्ते खून के होते हैं उनकी तो इंसान गारंटी ले लेता है और उनको तो फ़र्ज समझ के करता ही है पूरा। कभी नहीं भी करता है, इसका जवाब दे वो खुद होता है। लेकिन बनाए हुए रिश्तों की कितनी कदर करनी पड़ती है, छोटी छोटी बातों का कितना ध्यान रखना पड़ता है, कितनी परवाह और हर बात का ख्याल रखना पड़ता है कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा रिश्ता टूट जाए। क्योंकि साथियों, खून के रिश्तों से ज़्यादा
अक्सर देखा गया है कि हमारे बनाए हुए रिश्ते ही बहुत लंबे समय तक चलते हैं और हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। ये कुदरती बात है, ना हम इसमें कोई। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ। दिखावा करते हैं, ना ही हमारी अपनी कोई मर्जी चलती है, वो क्यों इतना करीब आ जाते हैं। ये शायद ईश्वर के ही इंतज़ाम हैं कि हमारे दिल में उनके लिए इतनी ज़्यादा जगह हो जाती है कि सिर्फ वो रिश्ते ही रिश्ते दिखते हैं जो हमने बनाए हैं, बाकी उनके सब सामने सब रिश्ते गौण लगते हैं। तो साथियों, आज से हम सब यही प्रण करते हैं कि अगर हम जिंदगी में किसी से भी कोई रिश्ता कायम करते हैं, चाहे मुंह बोली बहन बनाएं, चाहे मुंह बोला भाई बनाएं, चाहे दोस्त बनाएं, चाहे किसी को माँ बनाएं, बाप बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन उस रिश्ते को बहुत ही संजीदगी से, बहुत ईमानदारी से और बहुत परवाह से निभाएं। और सबसे अच्छा दोस्ती का रिश्ता है जो कि सब रिश्तों से ऊपर है, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो लोग इस रिश्ते में हैं या निभा रहे हैं, चाहे जिसके पास अच्छे दोस्त आज भी मौजूद हैं, वो इस रिश्ते की कदर जानते हैं, इसकी वैल्यू जानते हैं। क्योंकि हमारे खून के रिश्तों में और बाकी रिश्तों में एक ना एक संकोच, एक ना एक दीवार रहती है जो कि हम कुछ ना कुछ उनसे छिपा जाते हैं, कभी संकोचवश, कभी किसी और कारण से, लिहाज में कि वो हमसे बड़े हैं या क्या सोचेंगे। लेकिन दोस्ती ऐसा रिश्ता है कि उसके लिए हमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। जो मन में आता है, जो मुंह में आता है, वो बोल देते हैं, क्योंकि दोस्त ही ऐसा इंसान होता है जो हमारी हर बात को बहुत ध्यान से सुनता भी है और उसका सलूशन भी निकालता है। और सच बात तो ये है कि ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अगर रिश्ते चलते भी हैं तो वो दोस्ती के सबसे ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि दोस्त से ज़्यादा ना कोई करीब रह सकता है और ना कोई इतना बेबाक हो सकता है, ना हम किसी के साथ इतने फ्रैंक हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने बनाए हुए हर रिश्ते की कदर करना चाहिए। जो भी रिश्ता हम किसी से बनाएं उसको आखिरी दम तक ऐसे निभाएं जैसे सेठ जी ने और सेठानी ने अपना फ़र्ज़ निभा के आखिरी दम तक, जब तक उनको उस रिश्ते का चरम नहीं मिल गया, तब तक वो निभाते चले गए। आखिर उस रिश्ते को हमेशा के लिए एक कर दिया कि कोई किसी से जुदा ना हो। बस यही कोशिश हमारी भी होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते बिछड़ने के लिए नहीं, मिलने के लिए बनाए जाते हैं। ईश्वर ना करे कि कोई किसी से बिछड़े। तो मेरी कहानी साथियों यहीं ख़त्म होती है। आप सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से, आपके पास और मेरे पास और हम सबके पास जितने भी रिश्ते हैं उन सबको बहुत संभाल के रखें, चाहे वो खून के हों, चाहे वो हमारे बनाए हुए हों या कोई भी रिश्ते हों। उनकी बहुत कदर करें, परवाह करें, और ज़रा सा भी उनको उदास देखें तो उनको खुश करने की कोशिश करें। उनके हर गम को अपना गम मान के, अपनी परेशानी मान के उनका हल निकालें, और उनको जब तक खुश ना कर दें तब तक चैन से ना बैठें। यही रिश्तों की डिमांड है, यही सच्चे रिश्ते हैं। इसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। खुद खुश होने में कुछ भी मज़ा नहीं है। जब हमारे साथ के रिश्ते खुश होते हैं तो सचमुच में दिल में इतनी खुशी होती है कि हम उसको शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। ये गॉड गिफ्ट है, सिर्फ महसूस करी जा सकती है बात, बयान नहीं। साथियों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको इस कहानी में अच्छा लगा हो वो कमेंट बॉक्स में जाके ऐड करें। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मिन। शुक्रिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार
नमस्कार।